नमस्कार, जोहर झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। झारखंड सरकार ने धनबाद और बोकारो की क्षेत्रीय भाषा की सूची से भोजपुरी और मगही को हटा दिया है। झारखंड सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। बोकारो और धनबाद जिले के क्षेत्रीय भाषा की सूची में अब नागपुरी, कुरमाली, खोरटा, उर्दू और बंगला को रखा गया है। बाकी जिलों की क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह निर्णय लेने के पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम को विश्वास में लिया। उनसे चर्चा के बाद सरकार ने ये कदम उठाया है। सरकार के इस कदम से इन भाषाओं के युवाओं को धनबाद और बोकारो में जिले के स्तर की सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। और सरकार के इस फैसले से बोकारो में भाषा हटाने की मांग करने वाले खुश हैं। उनका कहना है कि सरकार को पहले इस बारे में सोचना चाहिए था। तो बोकारो में युवाओं में खुशी है। उनका कहना है कि सरकार के इस फैसले से उनमें खुशी और भाषा हटाने की मांग करने वाले खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को पहले इस बारे में सोचना चाहिए था। ये भाषा आज न कल पूरे झारखंड में फिर से दोबारा लागू करने की कोशिश होगी। इसलिए जब तक ये पूरे झारखंड से इस भाषाओं को, जो बाहरी भाषा है, उसको हटाया जाए, तब तक के लिए हमारा आंदोलन जारी रहना चाहिए। मित्रों, बिगुल फूकल गए झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के निर्माण भेले। पूरा झारखंडी भाषा संघर्ष समिति फैलले और हमनी लड़ाईटा आज जीत के लिए। जैसन चोरी छुपे मुख्यमंत्री राती नोटिफिकेशन देलथुन कि भोजपुरी मगही हो जाएगा, वैसने चोरी छुपे राती नोटिफिकेशन हटाए भी देलथिन। और झारखंड में उठे भाषाई विवाद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मुद्दे के समर्थकों के निशाने पर है। वहीं सरकार के मंत्री और विधायकों में भी इस मुद्दे पर भिन्नता देखी जा रही है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का कहना है कि स्थानीय लोगों के लिए सोचना सरकार का काम है। और रुपेश पांडे हत्याकांड के बाद रुपेश की 12वीं का शादकम पर शामिल होने आ रहे दीपक प्रकाश को प्रशासन द्वारा रोके जाने के बाद वो वापस रांची लौट गए, जिसके बाद हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल और बरही के पूर्व विधायक मनोज यादव रुपेश पांडे के घर पहुंचे। नेताओं ने रुपेश की तस्वीर पर फूल चढ़ाते हुए श्रद्धांजलि दी और रुपेश पांडे की मां का हालचाल भी जाना। और इस दौरान विधायक मनीष जायसवाल ने सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। यहाँ पर भी वही मामला देखने को मिल रहा है कि आरजेडी, कांग्रेस, जेएमएम के लोग जब आते हैं तो प्रशासन उनको लेके आता है। क्लियर कट 144 का उल्लंघन था, क्योंकि इस जिला में या इस प्रखंड में अगर 144 लगा है तो वो सबके लिए लगा है। तो ऐसे में ये बिल्कुल गलत था। तो जिला प्रशासन को अगर उस समय में ये ध्यान नहीं रहा कि यहाँ 144 लगा हुआ है, और केवल जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जब आते हैं तभी उनको ये याद आता है। इसके दो मायने हैं। पहला कि इस राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुका है, पहला तो ये है। दूसरा कि तुष्टीकरण इस राज्य के चरम पर है। और हजारीबाग में गमगीन माहौल में रुपेश का श्राद्धक्रम हुआ। रुपेश की हत्या के 12 दिन बीत गए। वहीं न्यूज 18 की टीम ने रुपेश की मां से मिलकर उनके गम को साझा किया। इस दौरान रुपेश की मां ने न्यूज 18 से अपने मन की बात भी कही। रुपेश पांडे की मृत्यु के 12 दिन बीत चुके हैं। आज उनका परिवार गमगीन माहौल में उसकी 12वीं में मना रहे हैं। वहीं राजनीतिक गलियारों में भी रुपेश पांडे की मृत्यु मामला काफी जोरों शोरों से चर्चा में है। हालांकि आपको बता दूं कि पिछले दिनों राजनीतिक पार्टियों से विभिन्न लोग इस घर पे पहुंचे थे। आप देख सकते हैं कि पीछे उसकी माता और आसपास के पड़ोसी, उसके रिश्तेदार भी यहाँ पर हैं। सीधे बात करेंगे रुपेश की मां से। क्या कुछ जो तमाम नेता लोग आपके पास आए थे, क्या कुछ बोले थे? बोले थे तो अभी कहाँ कुछ दिए, कुछ नहीं किए। अब तक जांच कहाँ पहुँचा? कितना लोग गिरफ्तार हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं। जो पहले भेल था 2-3 दिन से है, 5 आदमी के गिरफ्तार किया है और अभी तक नोटिस पर नोटिस आ रहा है इन लोग पर।
पकड़ रहा वो मतलब घूस खा गया है, इसीलिए इस तरह कर सरकार के 3 मंत्री 3 विधायक आए थे, उसके बाद फिर दिल्ली से एक बीजेपी के नेता आ रहे थे, उनको भी रोका गया। आज झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी आ रहे थे। सरकार उधरे रोक रहा है, आने देवे नहीं कर रहा है, इसीलिए हम लोग मतलब जाति पक्ष में घुमा रहा है उधरे से। मांग क्या करते? अगर सरकार आपसे पूछती है तो मांग क्या करेंगे? सीबीआई जांच चाहिए, 27 को फांसी होना चाहिए। आपको बता दूं कि लगातार रुपेश की मां या रुपेश के परिजन जो जिन लोगों से भी न्यूज़ 18 की टीम बात कर रही है, वो लगातार तमाम उन आरोपियों को गिरफ्तारी और स्पीडी ट्रायल चलाते हुए फांसी की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से रितेश लोहानी। और इधर लातेहार में सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ हुआ है और पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल की तरफ भाग गए। मुठभेड़ लातेहार और लोहरदगा के सीमावर्ती इलाके केदली टोला के जंगल में हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको लातेहार से बता रहे हैं, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है और घटना स्थल से इंसास राइफल, मैगजीन समेत कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। आधे घंटे तक चली मुठभेड़ में लगभग 100 राउंड फायरिंग हुई। बताया जा रहा है कि कुख्यात नक्सली रविंद्र गंजू के दस्ते के साथ मुठभेड़ हुई है और पुलिस ने घटना स्थल से इंसास राइफल, पिस्टल, 1500 राउंड गोली, 13 पीस आईईडी और 187 डेटोनेटर, साथ ही 7 किलो विस्फोटक, एक हैंड ग्रेनेड के साथ कई सामान भी बरामद किए हैं। और सरकार में शामिल झारखंड कोटे के मंत्री अगर काम नहीं करेंगे तो नपेंगे, ऐसा हम नहीं, झारखंड के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे कह रहे हैं। न्यूज़ 18 से बातचीत में अविनाश पांडे ने कहा कि झारखंड के पारसनाथ में 20 फरवरी को चिंतन शिविर होगा, जिसको राहुल गांधी संबोधित करेंगे। अविनाश पांडे ने साफ हिदायत दी है कि जिनका परफॉर्मेंस खराब होगा उनको हटाया जाएगा। अभी वर्तमान में जो हमारी सरकार चल रही है बहुत अच्छा काम कर रही है। संगठन में निश्चित रूप से राज्य स्तरीय हमारी पीसीसी की कमेटी फॉर्म करना बाकी है। अनेक सरकारी, निम्न सरकारी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो अभी बाकी है। लेकिन ये परफॉर्मेंस के आधार पर जो हमारे अच्छे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, अच्छे विधायक हैं, निश्चित रूप से अगर कोई कमज़ोर दिखता है उन कमज़ोर कड़ी को मजबूत कड़ी से बदला जाएगा। संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए जो अच्छे लोग हैं, जो कार्य कर रहे हैं, पार्टी की आइडियोलॉजी पे विश्वास रखते हैं और एक परफॉर्मेंस जिनका अच्छा रहा है और आने वाले 100 दिनों में जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उनको प्राधान्यता दी जाएगी। और इधर जमशेदपुर में 12 लाख की जेवरात की लूट की खबर सामने आई है। घटना जमशेदपुर के बसंत टॉकीज समीप मुख्य बाजार की बताई जा रही है, जब एक ज्वेलरी दुकान के 2 कर्मचारी सोना चांदी को हॉल मार्किंग के लिए ले जा रहे थे। उसी दौरान 2 अपराधी खुद को पुलिसकर्मी बताकर उन्हें रोका और उनकी तलाशी के नाम पर 12 लाख की सोने की जेवरात की लूट की गई। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने पुलिस का आई कार्ड भी दिखाया और कर्मचारी से जांच करने के नाम पर उनके पास से 208 ग्राम सोना जेवरात लूटकर चले गए, जिसकी कीमत 12 लाख बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पे छानबीन कर रही है। दुकान से उनके 2 स्टाफ 208 ग्राम सोना लेके जा रहे थे हॉल मार्किंग के लिए। वो बैग में 2 स्टाफ थे, बैग में सोना लेके जा रहे थे। 2 व्यक्ति पीछे से आए और उन्होंने अपने आप को पुलिस वाला बताया। पुलिस वाला बता के उनको कहा कि आप गांजा बेचते हैं, हमको आपकी तलाशी लेनी है। ऐसे करके उनको एक दूसरी जगह साइड में ले गए और वहाँ से वो उनका सोना निकाल के चले गए। सर मेरा हम लोग का हॉल मार्किंग सेंटर है। मेरा जो दो लड़का जो बराबर सामान लेके जाता है उसके हाथ से सामान छीन करके भाग गया। उसके पास पुलिस का आइडेंटिटी कार्ड था, एक लंबा चौड़ा आदमी था, एक यूनिफॉर्म में भी था। वो बोला कि हम पुलिस का आदमी है, तुम्हारा बैग में क्या है दिखाओ। और गिरिडीह के बगौदा थाना क्षेत्र के अटका अंतर्गत भंडार टोला में अपराधियों ने ठेकेदार पर गोली चलाई है और गोली ठेकेदार के पैर में लगी है। बताया जाता है कि भंडार टोला परियाडीटाड़ रोड मरम्मती का ठेका ललन महतो ने लिया है और शुक्रवार को दोपहर 2:45 बजे के करीब साइट पर ही बाइक सवार 2 नकाबपोश अपराधी पहुंचे और पैर में गोली मारकर वहां से फरार हो गए। ठेकेदार को बगौदर स्थित पाटलावती नर्सिंग होम में प्राथमिक इलाज के लिए जाने के बाद रांची रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है।
अच्छा एसडीओ साहब चल गए। हाँ तो हम भी गाड़ी में बैठने जा रहे थे तो टीपू दाखल कहते कि चाय पी लेते, चाय पीने लगा हम दोनों आदमी। चाय पी के गाड़ी में बैठे इस तरफ खोलने जा रहे थे गेट, ड्राइवर बैठ गया था, तब तो दूर से आर पैर में मार दिया। कितना आदमी था? 2 आदमी थे, हम तो एक एक के देखे जो मारा। और रांची के खलारी में बंद पड़े करकट्टा कोयला खदान में आग लगने के बाद एसडीओ दीपक कुमार ने घटनास्थल का जायजा लिया है और इस दौरान उन्होंने भूधसान, जले हुए जंगल, गैस रिसाव का वीडियो भी बनाया और स्थानीय लोगों के घरों को हुए नुकसान का जायजा भी लिया। बाद में एसडीओ ने अधिकारियों और सीसीएल अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि 1 हफ्ते के भीतर सीसीएल स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर लोगों को दूसरी जगह पुनर्वास करने की जानकारी देंगे। देखा कि फिलहाल तो दिन के समय में लोग बता रहे हैं कि इन्होंने डोजरिंग स्टार्ट किया है सीसीएल में जी, और 2 राउंड किया है। हमने निर्देश दिया है कि उस कार्य में तेजी लाई जाए ताकि जो आग लगा हुआ है और धुआं है उस पर इमीडिएटली कंट्रोल किया जा सके। तो इस स्तर में, इस संदर्भ में ये युद्ध स्तर से काम स्टार्ट कर देंगे। और इधर धनबाद के झरिया में 10 साल का मासूम खेलते खेलते गोफ में समा गया। गोफ में लगी आग से बच्चा बुरी तरह से झुलस गया और बच्चे को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और घटना को लेकर लोगों में प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ भारी आक्रोश है। गोफ से प्रभावित क्षेत्र जरीडा में सर्वे होने के बाद भी बीसीसीएल प्रबंधन ने लोगों को पुनर्वास नहीं किया। सुरक्षा में लगे अधिकारी घटना के बाद से गायब नजर आ रहे हैं। कहाँ आग में? हाँ तो आप लोग यहाँ हटा नहीं रहा? हटा नहीं रहा सर, क्या बोले? खेलते खेलते उस सर दर्द थे जमीन और उसके बाद में खेलते खेलते वो गोप हो गए और गोप हो गए उसमें चले गए। एगो बच्ची थी तो उसको निकाला, चिल्ला रहे थे तब, वो तो पूरा झुंसा गया है। वो लड़का शशि नाम थे। जेपीएससी मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है और आवेदन की तारीख 18 से 25 फरवरी तक रखी गई है। इसलिए परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी 18 फरवरी यानी कि आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं जेपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का विरोध जारी है। जेपीएससी अभ्यर्थियों का कहना है कि जेपीएससी परीक्षा रद्द किया जाना चाहिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और अभ्यर्थियों का कहना है कि इस परीक्षा में पूरा का पूरा घालमेल है, इसलिए इसे पूरी तरह से रद्द कर देना चाहिए। कि जो एसटी, एससी और आपको ईडब्ल्यूएस के लगभग 500 से ज्यादा लड़के जो कि फार्म मेंस का भर चुके हैं, जिनके हाथ में जो है एडमिट कार्ड है मेंस का, और अगर परीक्षा होती तो अभी तक हो गया रहता, उनकी कॉपी भी जच जाती। लेकिन आज उन लोगों को इस परीक्षा से बाहर किया जा रहा है और यह पुनः जो है विवाद पैदा किया जा रहा है। उधर बोकारो के जरीडीह अंचल क्षेत्र के केंदुआ मौजा में डीपीएलआर की जमीन पर पर्चाधारी के द्वारा बनाए गए 4 दीवारी और घर को निजी जमीन बताते हुए आदिवासियों ने डुगडुगी बजाते हुए हमला बोल दिया और घर को ध्वस्त कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही जरीडीह बीडीओ और थाना प्रभारी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले को शांत कराने की कोशिश की। बताते चले कि उक्त विवादित जमीन पर साल 2021 में महेश्वर और नागेंद्र नाथ दत्ता के नाम से 10-10 डेसिमल प्लॉट आवंटित किया गया है। और कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जमशेदपुर के एमजीएम के सभी सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने के कारण सभी सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। तो ये बड़ी खबर आपको जमशेदपुर से बता रहे हैं। हालांकि ये लोग ठेकेदार के अंदर ही काम कर रहे हैं और ठेकेदार ने साफ कह दिया है कि उनके पास पैसा नहीं है जो प्रोत्साहन राशि देंगे, जबकि सरकार पैसा प्रोत्साहन राशि की ठेकेदारों को भेज चुकी है और उसके बावजूद भी ठेकेदार पैसा देने को तैयार नहीं है। सफाई कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से अस्पताल में सफाई व्यवस्था चरमरा सकती है। उनको भुगतान का भी आदेश दिया है। उन्होंने अपने कुछ पुराने लंबित बिल को पास करने का दबाव बनाते हुए प्रोत्साहन राशि को नहीं देकर मतलब एक हड़ताल को प्रायोजित कर रहे हैं।
और रिम्स का क्षेत्रीय नेत्र रोग संस्थान का भवन पिछले 7 सालों से निर्माणाधीन है और इन 7 सालों में 6 निदेशक स्थायी और प्रभारी के तौर पर बदल चुके हैं। इसके बावजूद इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरा नहीं किया जा सका है। दरअसल भवन का निर्माण नहीं होने से झारखंड के हजारों नेत्र रोगी बेहतर इलाज कराने से वंचित हैं। नेशनल प्रोग्राम कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस के तहत रिम्स में बन रहे क्षेत्रीय नेत्र संस्थान को शुरू होने में अभी और वक्त लगेगा। 39 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इस भवन का निर्माण साल 2014 में शुरू हुआ था। वहीं भवन के निर्माण की लागत बढ़कर अब 44 करोड़ पहुंच गई है। कुछ दिन पहले सांसद संजय सेठ और कांके के विधायक समरी लाल ने भी क्षेत्र नेत्र संस्थान का निरीक्षण किया था, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। जबकि शासी परिषद की बैठक में ये चर्चा हुई थी कि 15 जनवरी से पहले इसे शुरू कर देना, लेकिन उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। जो बात थी कि ये 2 साल के अंदर बन जाना चाहिए था, तो उसके बनने में बीच बीच में कुछ ना कुछ अवरोध आता गया। यह अवरोध किन कारणों से हुआ, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कारण था या कुछ और कारण था, ये कहना मुश्किल है अभी। और मैं समझता हूँ कि इस पर प्रबंधन काफ़ी सक्रिय है। कंपनी डिले पर डिले करती गई। हमारी सरकार में भी कई बार उस कंपनी को चेतावनी दी गई, लेकिन वो कंपनी अपने काम को पूरा नहीं कर पा रही थी और जो राशि है, जो लागत है, वो बढ़ती जा रही थी। और ये हमारे रिम्स के शासी परिषद की बैठक में हमारे सांसद संजय सेठ जी जो सदस्य हैं, उन्होंने इस बात को भी पुरजोर तरीके से उठाया था। तो आप ये देखें कि इन्होंने जो वर्क अलॉट किया था वो ऐसी कंपनी को कर दिया जो इनएफिशिएंट थी। और गुमला के कई ऐसे गांव हैं जहां आज भी बिजली की आस में लोगों की आंखें पथरा गई है। डुमरी प्रखंड के आकाशी पंचायत के पकरी टोली गांव के लोगों को बिजली के नाम पर केवल खंबा ही नसीब हुआ है। जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर और प्रखंड मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर ये गांव स्थित है, जहां के करीबन 100 घर पिछले 10 सालों से ढिबरी युग में जीने को मजबूर हैं। आकाशी पंचायत के पकरी टोली गांव में अब भी बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। हमारे गांव में बिजली की बहुत ज़रूरत है। 10 साल पहले आ चुकी थी, उसमें 1 सप्ताह के बाद जल्दी में गई, उसके बाद में वापस नहीं आई बिजली। इसलिए हम लोग जल्द से जल्द बिजली की व्यवस्था की जाए। राज्य का सर्विलांस सिस्टम अब और भी ज्यादा हाईटेक हो गया है, जिससे शहर की मॉनिटरिंग तो बेहतर ही होगी, वहीं शहर वासियों को भी हर इमरजेंसी सेवा एक छत के नीचे से मिल सकेगी। वायरलेस से लेकर 100 डायल हो या फिर 112 सहित कई इमरजेंसी सेवा अब रांची पुलिस स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम से ऑपरेट होगी। स्मार्ट सिटी के कंपोजिट कंट्रोल रूम का इंटीग्रेशन का काम पूरा हो गया है। डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ हुई पिछले दिनों उच्च स्तरीय बैठक के बाद रांची पुलिस को कई सुविधाएं और सौगात मिलने वाली है। इस फहरिस्त में क्राइम कंट्रोल सहित ट्रैफिक और इमरजेंसी सेवा को ध्यान में रखते हुए अब बहुत जल्द स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम को रांची के सीसीआर यानी कंपोजिट कंट्रोल रूम को इंटीग्रेट किया गया है। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी के C4 से पूरे शहर की मॉनिटरिंग शुरू हो गई है। पुलिस के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उसे भी स्मार्ट सिटी के C4 से जोड़ दिया गया है, जिस कारण न सिर्फ पुलिस के कंट्रोल रूम के कैमरे बल्कि स्मार्ट सिटी के कैमरे से भी पुलिस शहर की मॉनिटरिंग कर पाएगी। इस संदर्भ में स्मार्ट सिटी के C4 यानी कमांड एंड कंट्रोल यूनिट के कर्मी बताते हैं कि इससे न सिर्फ लोगों को सुविधा मिलेगी बल्कि प्रॉपर मॉनिटरिंग भी शहर की हो सकेगी। वहीं उन्होंने बताया कि जल्द ही यहां पर पुलिस कर्मी बैठने लगेंगे, तब ट्रैफिक चालान भी यहां से कटने लगेगा। कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर के द्वारा यहां स्वास्थ्य संबंधी सेवा, इमरजेंसी, किसी तरह की कोई इमरजेंसी हुई उस तरह का सेवा पहुंचाते हैं। बाहर से अगर जिस तरह का कॉल आएगा यहाँ समस्या का समाधान होगा। सर, जो भी क्राइम गतिविधि होता है उसको चेक करते हैं और किसी भी तरह का जो भी हादसा, दुर्घटना, कोई सा भी ऐसा होता है तो उसकी मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं यहाँ से। रांची स्मार्ट सिटी में कई तरह के कैमरे लगी हैं, जिनमें 360 डिग्री के कैमरे के सहित कई कैमरे लगे हैं जिनसे मॉनिटरिंग की जा रही है। कैमरा लगे हुए हैं, फिक्स, PTZ
और 360। तो यहाँ 24/7 मॉनिटरिंग होता है। जो 64 लोकेशंस में 3 टाइप्स के कैमरा जो लगे हुए हैं हमारे, ये टोटल 64 लोकेशंस पे लगे हुए हैं। तो हम लोग सारा वो लोकेशंस को कवर करते हैं, लगातार मॉनिटरिंग होता है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। हमारे वो पुलिस वाले को भी सहायता मिलती है, यहाँ से फुटेज वगैरह प्रोवाइड कराते हैं हम लोग। स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम में हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन इसका उपयोग रांची पुलिस नहीं कर पा रही थी। इस वजह से रांची पुलिस के कंपोजिट कंट्रोल रूम को स्मार्ट सिटी से जोड़ा जा रहा है, जो करीब करीब पूरा हो गया है। स्मार्ट सिटी से जुड़ने से रांची पुलिस न सिर्फ टेक्नोलॉजी में बेहतर हो जाएगी, बल्कि ट्रैफिक सहित इमरजेंसी सेवा का बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर कई हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं। एक छत से रांची पुलिस वायरलेस 100 112 और सीसीटीवी से शहर की मॉनिटरिंग करेगी। अभी उसमें वहाँ पे काम चल रहा है और हम लोग जल्द ही उसमें इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे। हमारे जो भी वायरलेस के प्रतिनिधि है वो वहाँ बैठ रहे हैं, हम लोग वहाँ से इंस्ट्रक्शन भी पास करना शुरू कर दिए हैं और हम लोग धीरे धीरे वहाँ पे 100, 112 सारी जो सुविधा है सभी को वहाँ एकीकृत कर देंगे, ताकि एक ही जगह से सारा कमांड एंड कंट्रोल हो जाएगा। स्मार्ट सिटी से रांची पुलिस की कंपोजिट कंट्रोल रूम का इंटीग्रेशन होते ही रांची पुलिस हाईटेक टेक्नोलॉजी से जुड़कर अपराधियों पर नजर रखेगी। साथ ही इमरजेंसी के वक्त आम व्यक्ति भी सीधे रांची पुलिस के संपर्क में रहेगा। इसका सीधा लाभ जनता को मिलेगा। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। इधर गुमला सदर थाना क्षेत्र के कोईडारा बड़का टोली गांव में कल हुए डायन बिसाही के आरोप में मगरू खड़िया की गांव के ही 10 से 12 लोगों ने लाठी और पत्थर से कूचकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल मामले की छानबीन इस पूरे मामले पर जारी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।